लास्ट क्या हुआ था अपना? प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ओके, प्रिंसिपल हुआ था ना उसमें। आपको ये थोड़े उसके एप्लीकेशन थोड़े करवाए थे? नहीं सर, प्रिंसिपल ही करा है अभी। प्रिंसिपल ही हुआ था ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखते हैं यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर या एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर में फर्स्ट यूज है इसका, हम कंपेयर कर सकते हैं दो ईएमएफ को। तो फर्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टू ईएमएफ ऑफ, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। दो सेल है, एक का ईएमएफ E1 है, सेकंड का E2 है, तो उन दोनों सेल के ईएमएफ को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन में क्या है अपना, देखो फर्स्ट तो मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, आपका जो पोटेंशियोमीटर है वो बना देते हैं। ये एक मैंने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी, इस बैटरी का ईएमएफ B मान लिया, इसके साथ इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा R, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लगा दिया RB, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा R होगा, और यहाँ 4 to 6 मीटर लॉन्ग वायर ले लिया आपने, मैं 6 मीटर लॉन्ग वायर ले रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर कंपैरिजन करना है, मुझे ईएमएफ देखना है इसका कि दोनों सेल का ईएमएफ क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो सेल कंसीडर कर रहे हैं। ये फर्स्ट सेल हो गया जिसका ईएमएफ है E1, यहाँ मैंने एक सेकंड सेल लिया जिसका ईएमएफ है E2। ठीक है, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं दो की के साथ, और यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, ये फर्स्ट की हो गई, ये सेकंड की हो गई, और यहां मैंने गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस E1 जो मेरा ईएमएफ है उस E1 को देखता हूं। तो ये K1 लिख देता हूं इसको, और इसको मैंने K2 लिख दिया, K1 एंड K2। फर्स्ट में बात करता हूं व्हेन कि K1 इज क्लोज, K1 क्लोज है तो जो मेरा करंट फ्लो होगा वो मेरा करंट क्या है, यहां से पूरा जाएगा E1 से होता हुआ जाएगा। अब मैंने इस गैल्वेनोमीटर में मैं जोकी से चेक कर रहा हूं, पूरे वायर के ऊपर अपन चेक करते हैं कि कहां पर इस जोकी को रखने पर इसके अंदर करंट जीरो हो जाए। तो हमें पता है, मान लेते हैं ये जो C1 पॉइंट है, तो C1 पॉइंट पर नल पॉइंट मिल गया। एट C1 वी गेट नल पॉइंट। ठीक है, लेंथ ऑफ AC1 क्या हो जाएगा, L1 मान लिया कि जैसे मुझे नल पॉइंट मिला वहां पर मैंने क्या देखा कि जो उसका लेंथ है वो L1 है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ AC1 इक्वल्स टू E1 होगा, क्योंकि E1 बैटरी से करंट आ रहा था पहले आपका, तो जब नल पॉइंट आया तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, E1। और आपको पता है जब हमने पोटेंशियोमीटर का वो प्रिंसिपल देखा था तो वहां पता चला था जो वोल्टेज होगा, ईएमएफ होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा L1 के, या आप लिख सकते हो E1 इक्वल्स टू फाई L1। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड टाइम कि K2 इज क्लोज, हमने K2 को ऑन कर दिया एंड K1 इज ओपन, K1 को ओपन कर दिया, इसको हटा दिया, इसमें लगा दिया। तो अब मेरा जो करंट फ्लो होगा वो मेरा E2 के रेस्पेक्ट में होगा। नल पॉइंट अब जब E2 के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो मान लेते हैं नल पॉइंट आपको मिला T2 पर, तो नल पॉइंट इज एट C2, ऑल्सो AC2, ये जो लेंथ मिला वो मिला हमें L2। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC2 विल बी E2 होगा,
तो हम ऐसा लिख सकते हैं E2 इक्वल्स टू पाई L2। ये हमें दूसरा रिलेशन मिल गया। फ्रॉम, इसके बाद यहां लिख रहा हूं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं तो क्या आ जाएगा, E1 अपॉन E2 इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो ये कंपैरिजन होगा कि अगर मुझे दो ईएमएफ को कंपेयर करना है तो मुझे उन दोनों का क्या है, लेंथ के अकॉर्डिंग आप कंपेयर कर सकते हो। कॉपी कर लो इसको, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर हाँ हो गया। सर वो दूसरे लाइन नहीं, वो दूसरे में नाउ K2 K1 इज क्लोज्ड आएगा ना सर? K2 इज क्लोज, क्लोज का मतलब हो गया कि हमने इसे फिट कर दिया, मतलब ये चालू हो गया। यहाँ पे लैंग्वेज का थोड़ा सा ऐसा है कि क्लोज का मतलब हो गया कि आपका की ऑन है, ओपन का मतलब हो गया कि की ऑफ है। चले जाओ ना यार। हो गया क्या? यस सर। चलो मैं रख कर रहा हूं इसे। ठीक है, सेकेंड इसका यूज देखते हैं अपन। सेकेंड यूज है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल का अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो भी मैं पोटेंशियोमीटर का यूज करता हूं। किस तरीके से? तो पहले अपना क्या करता है, प्राइमरी सर्किट पोटेंशियोमीटर बना देते हैं। ये हमने एक बैटरी कंसीडर किया, ईएमएफ इसका बी मान लेते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस की हमें जरूरत नहीं क्योंकि काम नहीं आ रहा हमारा, आगे इंटरनल रेजिस्टेंस है वो यूज करेंगे। यहां पर मैं एक रियोस्टेट लगा देता हूं। रियोस्टेट का काम क्या है, जस्ट 2 मीटर 3 4 मीटर 5 6 मीटर 6 मीटर लॉन्ग वायर लिया है। इसका रियोस्टेट का काम है सिर्फ करंट को कंट्रोल करना। ठीक है, आरएच, ये करंट को कंट्रोल करने के लिए मैंने लगाया।
अब मुझे जिस वोल्टेज का, जिस ईएमएफ का या जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर। इसी के साथ में मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया या एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। और मैंने जब दोनों को कनेक्ट किया तो यहां पर गैल्वेनोमीटर लगाया और की लगा दिया, K1 एंड K2। ठीक है, ये दो की लगा दी। फर्स्ट मैं चेक करता हूं, व्हेन K1 इज ओपन, ये वाला रेजिस्टेंस बॉक्स वाला सर्किट ओपन किया हुआ है एंड K2 इज क्लोज, मतलब जो करंट फ्लो होगा वो K2 वाले से होगा, यहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने चेक किया तो मुझे जो नल पॉइंट मिला वो C1 पे मिला। नल पॉइंट विल बी एट C1, तो लेंथ ऑफ C1 AC1 विल बी L1 लिया मैंने, और मुझे पता है इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस, इसका जो ईएमएफ जा रहा है वो E वाला जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू पाई L1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। नाउ K2 is closed, तो K2 is also closed। ये तो चालू ही था, अब मैंने K2 भी स्टार्ट कर दिया। K2 जैसे मैंने स्टार्ट किया तो नल पॉइंट जो आएगा वो मान लेते हैं C2 पर आ रहा है, लेंथ ऑफ C2 AC2 विल बी L2। तो अब पहले तो क्या था, देखो पहले तो अपने पास क्या था कि जो पोटेंशियल था वो सिर्फ E से निकल रहा था, इसलिए आपको क्या मिल रहा था, ईएमएफ E मिल रहा था। लेकिन अभी ये रजिस्टर भी आपका क्या हो गया, अंदर आ गया, पूरा करंट इसमें से तो जा रहा है, प्लस ये रजिस्टर भी एनकाउंटर हो रहा है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो V मान लेते हैं, वो कितना रहेगा, पाई L2। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। क्लियर है? सर हाँ सर ऊपर भी तो K2 क्लोज्ड है, यहाँ भी K2 क्लोज्ड है। हाँ, नहीं K2 सॉरी K1 नहीं है, K1 क्या किया हमने, K1 को ओपन किया था, इसमें ये वाला सर्किट नहीं था पहले, सिर्फ करंट इससे जा रहा था, लेकिन अभी मैंने इसको हटा दिया तो करंट दोनों से निकल रहा है आपका। ठीक है, यस सर। इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो E अपॉन V इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। ये तो मैंने पहले भी देखा था, इससे पहले वाले में भी। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, ई की भी बात करता हूं, ई तो ई इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर। ठीक है, ऑल्सो वी इक्वल्स टू क्या होगा, आई आर प्लस कैपिटल आर, फाइव करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, मैं अगेन 4 अपॉन 5 करूं तो ये हो जाएगा ई अपॉन वी इक्वल्स टू, आई से कैंसिल, आर अपॉन आर प्लस आर। एक बार कॉपी करो इसको, यहाँ तक कॉपी करना है, ये मत करना अभी, कर करके पेस्ट लिखूंगा, ये कॉपी करो एक बार।
होते ही बोल देना। भाई आगे जाओ। अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं। हो गया सर। हो गया। यस कर दो सर। ना। देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जो डायग्राम था ना उसमें ईएमएफ ई जो रहेगा उसका टोटल सर्किट की बात करें, जब दोनों क्लोज थे तो आई आर प्लस आर रहेगा, और जब बी की बात करें तो आई इंटू आर, उसके अक्रॉस की बात करें तो ये रहेगा 4 एंड 5। तो मैं 4 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो ई अपॉन वी इक्वल्स टू आर प्लस आर अपॉन स्मॉल कैपिटल आर आ रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं ई अपॉन वी इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस 1। इक्वेशन नंबर 6। अब मैं 3 और 6 इक्वेशन देखूं तो देखो ये भी ई अपॉन वी है, ये भी ई अपॉन वी है, तो क्या हो जाएगा ई अपॉन वी इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, ये 1 को वहां ले आते हैं तो R अपॉन R इक्वल्स टू L1 अपॉन L2 माइनस 1, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा R L1 अपॉन L2 माइनस 1। मतलब अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो मेरे पास जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस लगाया है वो इनटू L1 अपॉन L2 माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला होगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लर्न करना है, कर लो कॉपी। हो गया कॉपी? बोलो हाँ राजू, कुछ तो बोला करो यार। हो गया सर। हो गया ना? ओके। नेक्स्ट लिखो हीट एनर्जी और जूल इफेक्ट। जूल इफेक्ट लिखो। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि जैसे अपना कोई वायर है, ठीक है, या चार्जर है, आपने चार्जर लगाया होगा, थोड़ी देर के बाद में जब वो चार्ज कर रहा होता है तो आप जब हाथ लगा रहे होते हो उस पर तो वो हीटअप हो चुका होता है, गर्म हो चुका होता है। सेम जब आपका बल्ब होता है, बल्ब चला रहा है, जल रहा है,
थोड़ी देर के बाद जब आप उसे निकालने जाते हो, टच करते हो उसे, तो वो भी आपको क्या मिलता है, गर्म क्या हुआ मिल रहा होता है, हीट अप हो चुका होता है। कई सारी चीजें हैं, कई सारी क्या मोस्ट ऑफ चीजें हैं जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो वहां पर आपको हीट एनर्जी फील होती है। फील क्यों हो रहा है, हीट एनर्जी ऐसा क्यों मिल रहा है आपको, या कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें आपने करंट फ्लो किया है वो आपका हीटअप क्यों हो चुका होता है, क्या रीजन है उसका। तो अगर मैं एक रेजिस्टेंस कंसीडर करूं, ये रेजिस्टेंस है मेरा, इस रेजिस्टेंस में मैंने आई करंट फ्लो करवाया, इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहां से हमें पता है जैसे ही मैंने एनर्जी वोल्टेज लगाया, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करवाई, तो वो एनर्जी किसे मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को लेंगे और आपस में कोलाइड करना स्टार्ट कर देंगे। और आपको पता है जब भी दो पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है, और वही हीट आपकी क्या है, या वही एनर्जी आपकी क्या है, हीट एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। इसीलिए जो भी अपना बल्ब हुआ, मोबाइल चार्जर हुआ, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो आपको क्या हुआ मिलेगा, उसका टेम्परेचर आपको ज्यादा मिलेगा, हीट अप हुआ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह में बात करूं कि जो एनर्जी होती है, वर्क होता है, वर्क, और अगर एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी W इक्वल्स टू क्या होता है, V इंटू क्यू। मतलब क्यू चार्ज को मूव करवाने में मैंने कितना वर्क किया है, वो या कितना एनर्जी वेस्ट किया है, कितना एनर्जी यूज किया है, वो आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। V पोटेंशियल में मैं कितना लेकर आ रहा हूं उसको, उस चार्ज को। तो यहां पर मुझे पता है Q इक्वल्स टू होता है I इंटू टी, तो W इक्वल्स टू V इंटू आई टी। ये मेरा हो गया फॉर्मूला वर्क डन का, या इसे हम क्या बोलते हैं, हीट एनर्जी भी बोलते हैं। इसी को मैं लिख सकता हूं, V को मैं लिख सकता हूं IR, तो ये हो जाएगा H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। मैं किसको मैं लिखे, I को लिख सकता हूं V अपॉन R, तो H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इंटू आर टी, आर से आर कैंसिल हुआ, H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर टी। ये फॉर्मूला हो गया। तो मेरे हीट एनर्जी के तीन फॉर्मूला हो गया, V इक्वल्स W इक्वल्स टू H इक्वल्स टू VIT, H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी। जूल ने जो बताया था वो हमें इसके बारे में बताया था कि अगर किसी रेजिस्टेंस में हम I करंट फ्लो करते हैं तो वहां से जो हीट निकलेगी वो हीट प्रोपोर्शनल रहेगी उसके करंट के स्क्वायर के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके रेजिस्टेंस के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना देर तक आपने उस करंट को फ्लो करवाया है। जब इस तीनों को कॉम्बिनेशन हम लेते हैं तो ये तीनों ये फॉर्म बनाती है। इसीलिए हम इसे जूल इफेक्ट बोलते हैं कि अगर किसी वायर में हम आई करंट फ्लो करवाते हैं टी टाइम तक जिसका रेजिस्टेंस आर है, तो वहां पर जो हीट एनर्जी रिलीज होगी वो H इक्वल्स टू I स्क्वायर आर टी होगी। ये होता है आपका जूल इफेक्ट। कॉपी कर लो इसको। हो गया। इसके बाद आता है पावर। पावर क्या होती है, देखो इसी फॉर्मूला की पे बहस होती है, उसी के अकॉर्डिंग लिख देते हैं अपन। पावर होता है W अपॉन टी, एनर्जी अपॉन टाइम। तो यहां पर मैं सब में अगर टी से डिवाइड कर दूंगा तो क्या क्या बन जाएगा, V इंटू आई स्क्वायर आर, V स्क्वायर अपॉन आर। आपने बल्ब के ऊपर देखा होगा 100 वोल्ट का बल्ब है, 10 वोल्ट का बल्ब है, वो जो वोट लिखा हुआ होता है वो एक्चुअल में पावर होता है। इसका जो यूनिट होगा वोट होगा,
और भी पावर की कई सारी यूनिट्स होती है, जैसे एचपी भी होता है, 1 HP क्या होता है 746 वोल्ट, ये भी अपने काम में आती है कई बार। तो अगर 1 HP गिवन हो तो 746 वोल्ट लिखकर कन्वर्ट कर देना उसको, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं तो अपनी जो एप्लीकेशन है इसमें जूल हीटिंग इफेक्ट का, तो हमें पता है कि जैसे अपना अगर बेसिक एप्लीकेशन ले तो क्या लेंगे, हीटर, हीटर की कॉइल्स होती है, उस कॉइल्स में, उन कॉइल्स का क्या होता है रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, तो जब उसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आपका होता है, जैसे हम करंट फ्लो करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका जो रेजिस्टेंस है वो हीट एनर्जी जनरेट करता है, वही आपकी, अगर आप उसे पानी गर्म करने में यूज ले रहे हो या खाना पकाने में यूज ले रहे हो, वहां से सीधा उस हीट को हम यूज लेते हैं, ठीक है। और भी एप्लीकेशंस, आप लोगों ने हेयर ड्रायर देखा होगा, अगर आप उसके अंदर देखोगे ना तो हेयर ड्रायर में क्या होता है, कॉइल्स बनी हुई होती है, वो कॉइल्स का वो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, जैसे ही आप उसे प्लग इन करते हो, उसका करंट फ्लो करवाते हो, तो वहां से एक फैन लगा होता है, वो फैन क्या करता है, जो कॉइल्स में हीट एनर्जी डेवलप हो रहा है, वो फैन उस हीट एनर्जी के साथ हवा को बाहर निकालता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो हेयर ड्रायर होता है वहां पर वो वार्म एयर बाहर निकालता है, हॉट एयर बाहर निकालता है। और ये अगर हम गीजर एग्जाम्पल कैसे की बात काम करते करता है? हैं, हाँ गीजर गीजर गीजर, हाँ वो हीटर का ही एक एप्लीकेशन होता है अपना, जो गीजर होता है ना, एक्चुअल में गीजर हीटर से ही बना हुआ होता है, हीटर लगा हुआ होता है उसमें, इसलिए मैंने हीटर के बाद में ये बोला था कि पानी गर्म करने में यूज ले रहे हो, खाना पकाने में यूज ले रहे हो, तो उसका दोनों यूज होता है, ठीक है। तो ये सारे एप्लीकेशन थे। अपना ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो चुका है, और इसके न्यूमेरिकल्स हम कल कल से स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चंस होंगे एक्स्ट्रा, वो क्वेश्चंस आपको भेजता हूँ, या वो क्वेश्चंस हम कल यहाँ करेंगे डिस्कस, ठीक है। यस सर। ओके, आज के लिए काफी है, बाय। बाय सर।